हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है प्रोसेसर एंड मेमोरी, जिसमें अपनों ने प्रोसेसर वाला पार्ट पूरा कर लिया है। अब मेमोरी वाला अपने को करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ से अपने को चालू करना है मेन मेमोरी। इसके आगे अपन पूरा चैप्टर करेंगे आज इस पार्ट के अंदर, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखो, एक सिंपल सा जो इसका आर्किटेक्चर है वो ये है कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर अपना सारा डेटा पड़ा हुआ रहता है, जितना भी अपना डेटा है कंप्यूटर का जो अपन स्टोर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जाता है सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जाता है रैम के पास, रैम से जाता है सीपीयू के पास। बस ऐसे ही एक्सचेंज होता रहता है डेटा। ठीक है। कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाएगा डेटा। अगर जाना है तो रैम बीच में ब्रिज का काम करेगा। ठीक है। ये रैम क्यों बीच में यूज लेते हैं, इसके कई अलग अलग इसके वो हैं, प्रोज हैं। इसलिए अपन यूज करते हैं कि ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, सीपीयू को आइडल यानी शांत नहीं बैठने देता, है ना, खाली नहीं बैठने देता, क्योंकि सीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये बहुत स्लो डेटा ट्रांसफर करता है एज कंपेयर टू सीपीयू। ठीक है। तो बीच में रैम का काम करती है। तो अपन ये मेन मेमोरी जो पढ़ने वाले हैं वो अपन इस रैम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस रैम के बारे में। और अगले चैप्टर में अपन क्या करेंगे, ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना, इसके अलग अलग कौन कौन से डिवाइसेस जो यूज लेते हैं अपन कॉमनली, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अपन रैम के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इन डेप्थ इन डिटेल। ठीक है। तो अपन देखते हैं आगे। गाइस, बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि जो सीपीयू है ना, वो 5 इंटू 10⁻⁹ सेकंड में एक बाइट को पढ़ लेता है। ठीक है, एवरेजली। ठीक है। वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, वो 5 इंटू 10⁻⁶ सेकंड के अंदर एक बाइट को भेजती है सीपीयू के पास में। तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। 1000 का आ रहा है। 1000 का मतलब अब क्या हुआ, 1000 का मतलब ये हुआ कि सीपीयू जितनी देर में ये एक बाइट भेजेगा ना, उतनी देर में ऐसे 1000 बाइट्स को कवर कर लेगा, ऐसे 1000 बाइट्स को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू को डेटा भेजने लग जाए, तो ये तो एक एग्जीक्यूट किया और इसके लिए 1000 यूनिट तो वो खाली बैठा रहेगा। फिर 1000 यूनिट बाद इसके पास एक और डेटा आएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर 1000 यूनिट तक खाली बैठा रहेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, रैम को बीच में लाया गया, जो कि इसको इसके एग्जीक्यूशन को फास्टर कर दे, इसके सेकंड्स को, इसके यूनिट्स को कम कर दे, 1000 को डिक्रीज करके पूरा जीरो तो नहीं कर देता पर बहुत मिनिमम तक ले आता है रैम। ठीक है। तो अपन इस रैम के बारे में देखते हैं। गाइस देखो, इसके कई नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसको अपन प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको अपन मेन मेमोरी बोलते हैं, इसको अपन सिंपली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखना है आपको। ये बनी हुई होती है सेमी कंडक्टर्स की। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स की बनी हुई होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जो कि रैम के बारे में बताई गई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किस लिए ये अलग बनाती है इसको सेकेंडरी स्टोरेज से। ठीक है, रैम, उसके बारे में देखते हैं। तो ये दे रखा है। सबसे पहली बात है स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की या फिर रैम की। तो स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो मैंने बताया था ना, इसके अंदर डेटा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू रैम। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को मैं आप एक एग्जांपल देके बताता हूँ, रियल लाइफ। सेकेंडरी मेमोरी को आप समझो एक लाइब्रेरी की तरह, जिसमें बुक्स ही बुक्स पढ़ी है बहुत ज्यादा। ठीक है। रैम को आप समझो उस टेबल की तरह जिसपे आप बुक्स पढ़ने आए हो। ठीक है। तो आप पूरी लाइब्रेरी में हर बुक तो नहीं पढ़ सकते, उसमें से कुछ कुछ बुक उठा के लाओगे आप और वो पढ़ोगे। तो आपकी टेबल पे जो बुक पड़ी है ना, करंटली जो आप पढ़ने वाले हो, वो हो गई रैम। और सेकेंडरी मेमोरी वो पूरी लाइब्रेरी जिसमें सारी की सारी बुक्स आप ला रखे हो। कोई और भी बुक आ गई, नई बुक आ गई, मान लो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, उसमें सीए की बुक पड़ी है लाइब्रेरी में, पर आप पढ़ोगे नहीं, पर है डाटा में कि अगर किसी कोई सीए वाला बंदा है तो वो पढ़ के देख लेगा। ठीक है। तो वही बात है, सेकेंडरी मेमोरी में सारा डेटा पड़ा रहता है, रैम के अंदर सिर्फ वो डेटा रहता है जो कि अपन करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब रैम और इस सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी मेमोरी में किस में डाटा ज्यादा होगा, आप खुद बताओ। टेबल पे ज्यादा बुक्स होगी या पूरी लाइब्रेरी में, पूरी लाइब्रेरी में होगी, उसमें सब बुक्स पड़ी है। तो सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ज्यादा स्टोरेज अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टोरेज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम मतलब
कौन जल्दी एक्सेस कर लेगा, कौन पर बाइट को फास्टर एक्सेस कर सकता है। तो रैम फास्टर एक्सेस कर सकता है, वही मैं आपको बता रहा था। सीपीयू की सीपीयू में डेटा मिसमैच हो रहा था डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज से सीपीयू के बीच में, तो बीच में रैम काम करता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो स्पीड सीधी सी बात है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव फास्टर एक्सेस टाइम। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स यानी रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो कौन महंगा पड़ता है, तो महंगा रैम पड़ती है ना। क्यों रैम पड़ती है, क्योंकि ये स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक तो पहली बात तो इसका स्टोरेज कम है ना। दूसरी बात, इसमें करंटली आप कौन सी एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब कि मैं आपको इसको भी एक लाइब्रेरी से जोड़ के आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाइब्रेरी आप बना रहे हो, ठीक है। तो बना रहे हो तो आप क्या किए कि बुक्स रखने के लिए आपने सेल्फ बनवाए जिसमें बुक्स रखेंगे, ठीक है। वो आपने ऐसे ही कच्ची लकड़ी से सस्ते में बनवा दिया कि इसमें तो बुक्स रखी जाएगी, पीछे छुप जाएगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो रख दिए। पर जहां पे बच्चे आके पढ़ेंगे, आप उनसे फीस ले रहे हो कि भाई हर महीने की, बच्चे आके पढ़ेंगे, उस टेबल को तो आप मजबूत बनाओगे कि भाई ये अच्छे से होनी चाहिए, इसमें अगर कुछ बच्चों को गड़बड़ दिखी तो लोग आएंगे नहीं, ठीक है। तो आप वही बात है, अट्रैक्शन के लिए वो ज्यादा बनाओगे, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था याद करने को। वैसे रैम जो होती है, या फिर प्राइमरी मेमोरी होती है, सिंपली मेमोरी होती है, या फिर मेन मेमोरी होती है, वो ज्यादा फास्टर होती है, ठीक है। और वो ज्यादा फास्टर होती है तो, और वही ज्यादा कॉस्ट लगता है उसके पर बिट स्टोरेज। इसका मतलब हुआ पर बिट स्टोरेज, एक बिट को एक्सेस करने के लिए किसकी ज्यादा कॉस्ट है, तो कॉस्ट ज्यादा रैम की है, ठीक है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब अच्छा समझना। वॉलेटाइल का मतलब भी मैं लाइब्रेरी जोड़ के बताता हूँ। लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स पड़ी है, ठीक है। तो अब आप टेबल पे कोई बुक्स रख दी है, लेट से आपने कोई 5-6 बुक्स रखी, कोई मैथमेटिक्स की रख ली 5-6 बुक्स, तो जरूरी थोड़ी है वो उधर ही पड़ी रहेगी जिंदगी भर। जिंदगी भर भी छोड़ो आप, जरूरी थोड़ी है वो महीने भर भी उधर पड़ी रहेगी, ठीक है, नहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि कोई दूसरा बच्चा आया, आप उस बुक्स को रख दोगे, फिर दूसरा अपना अपना काम करेगा। तो मतलब करंटली जो बच्चा आ रहा है, जो पढ़ना चाहता है उसमें जो बुक्स, वो करंटली उस टेबल पे रहेगी, ना कि सारी बुक्स रहेगी, ठीक है। तो वही बात है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब रैम में वही डेटा रहेगा जो आप करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो। मतलब आपने GTA वाई सिटी चलाया, ठीक है, तो GTA वाई सिटी अभी रैम में लोड है, पर आपने GTA वाई सिटी बंद किया, बंद करते ही वो रैम से हट जाएगा, और आपने नोटपैड खोल लिया तो नोटपैड अब रैम के अंदर आ गया। तो रैम जो होती है, या फिर प्राइमरी मेमोरी होती है, वो वॉलेटाइल नेचर की होती है। वॉलेटाइल मतलब इसमें डाटा थोड़ी सी देर के लिए रहता है, वो आपने दूसरा एग्जीक्यूट किया तब वो डाटा चल जाता है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिजली चल रही है, तब तक डाटा रैम में है, जैसे ही बिजली कट गई रैम से डाटा चल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है वॉलेटाइल। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो वॉलेटाइल नेचर के नहीं होते। मतलब आप लाइट बंद कर दो तब भी वो डाटा उसके अंदर रहेगा। जैसे हार्ड डिस्क है, आपने फोटो स्टोर की कंप्यूटर में, ठीक है, फिर हमें लाइट चल गई, स्टोर कर दिया आपने, सेव कर दी, तो उसके बाद लाइट आती है तो आपके पास वापस फोटो नहीं दिखती, आपको दिखती है, तो आप बोलोगे फिर तो रैम में ही है डाटा। तो रैम में नहीं है डेटा, वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में परमानेंट सेव हो जाती है। रैम के अंदर आपने जब कंप्यूटर ऑन किया फिर बाद में आई थी वो क्या बोलते हैं फोटो, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो कैसा, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, और जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल नेचर का होता है। वॉलेटाइल मतलब जैसे पेट्रोल होता है वो वॉलेटाइल होता है, उसको खुला छोड़ दो उड़ जाएगा, वैसे डेटा भी उड़ जाता है उसके अंदर से, ठीक है। इसके बाद चलता है रैंडम एक्सेस। अब गाइस रैंडम एक्सेस को अच्छे से देखना। अपने पास क्या है, लेट से ये रैम है, ठीक है, तो इसके अंदर कहीं भी डेटा हो ना, कहीं भी, तो उसमें फिक्स कोई ऐसा नहीं है कि भाई है ना क्या बोलते हैं, अगर डेटा अपन स्टार्टिंग से फैच कर रहे हैं, कोई ऐसे पैटर्न नहीं बन रहा कि स्टार्टिंग से फैच कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे है ना क्या बोलते हैं टाइम टेकन बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। या फिर अपन कुछ भी ऐसे नहीं कर रहे कि सेंटर में अगर डेटा है तो उसके अंदर टाइम कम लगेगा, जैसे जैसे दूर होते जाएगा सेंटर से वैसे वैसे टाइम बढ़ते जाएगा। पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में आप पढ़ोगे ना, जैसे कि हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर सेक्टर्स ट्रैक्स वगैरह बने हुए रहते हैं, अभी आगे आएगा अगले चैप्टर में, ठीक है, सेक्टर्स ट्रैक वगैरह बने हुए रहते हैं। तो उसके अंदर अगर एक्सेस करना है ना डेटा, तो उसके अंदर कैसे एक्सेस करता है, उसके अंदर अगर लेट से इधर की साइड एक्सेस कर रहा है और अगला डेटा जस्ट अपोजिट साइड है तो उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। पर अगर है ना क्या बोलते हैं वो और इसके अंदर सेक्टर भी होते हैं, अगर मान लो
ये सबसे किनारे वाले सेक्टर में है कौन सा, हार्ड डिस्क, जो रीड उसके रीड राइट हेड इधर है, और अगला डेटा इसके अपोजिट में और सबसे पास वाले उसके अंदर है सेक्टर में। तो वो क्या करेगा, पहले सेक्टर चेंज करेगा, वो चेंज करेगा। तो इसके अंदर टाइम टेकन डिपेंडेंट है ना, हार्ड डिस्क पे, कि अगर इधर हुआ तो इतना टाइम लगेगा, इधर हुआ तो इतना टाइम लगेगा, इधर हुआ तो इतना टाइम लगेगा। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर माइक्रो सेकंड में फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, है ना। पर इसके अंदर रैम के अंदर क्या होता है, रैंडमली एक्सेस, मतलब डेटा का ऐसे नहीं है कि फिक्स नहीं है कि इधर इतना टाइम लगेगा, इधर इतना टाइम लगेगा एक्सेस करने में। तो ये लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, लोकेशन से इंडिपेंडेंट एक्सेस करना है डेटा, इसलिए इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस। वहीं पे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है वो डिपेंडेंट रहती है, या फिर कई कई इसको बोलते हैं सूडो, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनमें सूडो रैंडम एक्सेस होता है। मतलब सब में टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम क्यों, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि ह्यूमन सेकंड्स के अंदर देखते हैं चीजों को, ये माइक्रो सेकंड्स में चेंजेस बदलते हैं। पर जो रैम है इसके अंदर रैंडमली रहता है, सब कुछ रैंडम एक्सेस करता है मेमोरी को, डेटा को, ठीक है। तो प्राइमरी जो मेमोरी है उसमें रैंडम एक्सेस स्टोरेज होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें सूडो रैंडम एक्सेस होता है, ठीक है। ये आप याद रख लेना। गाइस अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मेन मेमोरी दिखती कैसे है, अंदर से होती कैसे है, ठीक है। तो मेन मेमोरी में क्या है, छोटे छोटे से ऐसे सेल से बने हुए रहते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है। और इन हर एक को सेल को, इनके अंदर फिक्स बिट होती है कि एक के अंदर 8 बिट स्टोर होगी, एक के अंदर 16 बिट स्टोर होगी, फिक्स रहती है, ठीक है। और ये 16 बिट के पर्टिकुलर जो एक एक सेल है ना, इन्हें बोलते हैं वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि एक वर्ड स्टोर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। लगभग ये बोला गया है वर्ड लेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वो एक वर्ड लेंथ है, ये एक वर्ड लेंथ है, ये एक वर्ड लेंथ है, ये सारी एक वर्ड लेंथ है। और हर वर्ड लेंथ के अंदर फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होती है, हर कंप्यूटर में अलग अलग, या फिर हर रैम में अलग अलग होती है। कि ना कहते हैं किसी रैम में 32 बिट के 32 बिट्स के वर्ड लेंथ होते हैं, किसी में 64 बिट्स के वर्ड लेंथ होते हैं, किसी में 8 बिट्स के वर्ड लेंथ होते हैं, ठीक है। तो ये तो है बिट्स, और बहुत सारी बिट्स से मिलकर वर्ड लेंथ बनती है, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम के अंदर सिंपली मेमोरी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर 8 बिट है, तो हर वर्ड लेंथ के अंदर 8 ही बिट होंगे एक रैम के अंदर। कोई दूसरी रैम है जिसमें 16 बिट है वर्ड लेंथ, एक वर्ड लेंथ में, तो सारे के सारे 16 बिट के होंगे, ठीक है। और इन सब के एक एड्रेस दिए हुए होते हैं, हर को एक एड्रेस दिया हुआ होता है। जैसे अपने घर पे एक एड्रेस दिया हुआ होता है ना, वैसे एक हर वर्ड लेंथ को एक एड्रेस दिया हुआ होता है। जैसे इस वर्ड लेंथ को एड्रेस दिया हुआ है 0, इस वर्ड लेंथ को एड्रेस दिया हुआ है 1। क्यों दिया हुआ है एड्रेस, इसलिए दिया हुआ है एड्रेस ताकि अपने को डेटा फैच करना हो ना आगे, तो वो अपन इजीली कर सके। जैसे इसके अंदर अपनों ने मान लो h डाल दिया, फीड कर दिया h, ठीक है। अब h को अपने को लेना है, और अपने को पता ही नहीं वो कहाँ पे है, तो एक एक में जाके थोड़ी ढूंढेंगे एच कहाँ पे है। वो क्या करता है, इसका एड्रेस भी साथ में स्टोर कर लेता है, ठीक है। वो है लेट से 1024 वाले वर्ड लेंथ पे, तो ये 1024 वाले वर्ड लेंथ पे जाएगा और उस एच को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। ऐसे स्टोर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है जिसे बोलते हैं अपन मेमोरी राइट ऑपरेशन और मेमोरी रीड ऑपरेशन, ठीक है। मेमोरी जो रीड ऑपरेशन होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। मेमोरी रीड ऑपरेशन मतलब ये देखो, मैं नीचे से बोल रहा हूँ, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। एंटरिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रीवियस कंटेंट बट रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम ए लोकेशन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। मतलब आप इसके अंदर अगर डेटा डालोगे, अगर आप इसके अंदर डेटा डालोगे किसके अंदर, जिसमें ऑलरेडी डेटा पड़ा है, जैसे मैं 1024 में एच डाला, ठीक है। अब मैं 1024 में वापस ई डाल दिया लेट से, ठीक है। ई डालती वो एच कहां गया, वो एच चल गया, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। मतलब अगर मैं राइट करूंगा ऑपरेशन, राइट मतलब एच था, एच की जगह मैं ई राइट कर दिया, तो वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। मतलब एच को डिस्ट्रक्टिव हटा देगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, उसे अपन बोलेंगे मेमोरी राइट ऑपरेशन। मतलब आप जैसे ही राइट करोगे रैम मेमोरी में, तो दूसरा डेटा चल जाएगा जो उसके अंदर पड़ा था, ठीक है। एक होता है मेमोरी रीड ऑपरेशन, मतलब ई लिखा हुआ है 1024 पे, मैं उसको रीड करने गया तो रीड ही करूंगा, मैं लिख रहा तो उन्हीं, तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, उसे बोलते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन, ठीक है। यही आपको नीचे दे रखा है, ठीक है। अब वाई मोर बिट्स, अब इसका इससे रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो मैं समझाता हूं।
देखो गाइस, ध्यान रखना, ये जो वर्ड लेंथ मैं बताया हूं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कंप्यूटर में जनरली सुना होगा कि आपका कंप्यूटर कितने बिट का है, ऐसे ही बोलता है अपन कितने बिट का है। अब बिट उस वक्त समझ में नहीं आता, बिट क्या, बिट तो 8 बिट, कई ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा कंप्यूटर तो 8 बिट का है। भाई हमारा कंप्यूटर तो 64 बिट का है, हमारा कंप्यूटर तो 32 बिट का है। अब वो क्या बोलना चाहते हैं, बिट, बिट तो अपनों ने, हाँ, कोई पढ़ा लिखा भी है वो भी बोलेगा हाँ बिट तो एक यूनिट है। 8 बिट मतलब क्या, 8 बिट स्टोर करता है, बस 8 बिट ही। 64 बिट, 64 बिट स्टोर करता है, 32 बिट स्टोर करता है। ये 32 बिट स्टोर वगैरह नहीं है। आपने जनरली आजकल जैसे 64 बिट के आने लग गए, पहले 32 बिट के आते थे, है ना, अब 128 बिट तक के भी आने लग गए। ठीक है, तो ये 64 बिट ये होते क्या है, ये सब वर्ड लेंथ की बात करते हैं। वर्ड लेंथ की जो बिट्स है ना उसकी बात करते हैं। तो ये बेसिकली जो वर्ड लेंथ है जो मैंने बताया, मतलब एक वर्ड लेंथ में लेट से 8 बिट स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो वो 8 बिट, तब बोलते हैं उसे 8 बिट का कंप्यूटर है मेरा। कोई बोल दिया 16 बिट स्टोर करता है तो 16 बिट का कंप्यूटर है मेरा। कोई बोल दिया 32 बिट स्टोर करता है, मतलब उसका वर्ड लेंथ जो है ना, एक वर्ड लेंथ में उसके 32 बिट्स आ जाएंगी, तब उसे बोलते हैं कि तुम्हारा 32 बिट का कंप्यूटर है। प्लस दूसरा रीजन, वर्ड लेंथ और इसका क्या रिलेशन है, दूसरा रीजन ये है कि कोई बोला मेरा 64 बिट का कंप्यूटर है, तो हाँ मान गए उसका 64 बिट का वर्ड लेंथ होता है। साथ में वर्ड लेंथ के साथ क्या करते हैं, एक बसेज नाम की चीज होती है इसके अंदर। अब बसेज क्या होती है, बसेज आप मदरबोर्ड पे देखना, मदरबोर्ड पे आपको जो सिलिकॉन की चिप होती है उस पे छोटे छोटे से कट से दिखेंगे, एकदम छोटे छोटे से कट्स लगातार ऐसे, जैसे 8 लाइनें जा रही है लगातार, 8 लाइनें घूमते घूमते इधर तक जा रही है, मतलब एकदम छोटे से स्क्रैच से दिखे, मतलब एकदम लाइनें सी जाती रहेगी ऐसे छोटी छोटी। वो लाइनें क्या होती है, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसमें से ही तो करंट जाता है। ठीक है, तो अगर आपका 8 बिट का कंप्यूटर है तो 8 लाइन से जा रही है, मतलब इन 8 लाइंस के अंदर एक साथ 8 बिट स्टोर, एक साथ 8 बिट आप भेज सकते हो। ठीक है, और अगर आपका 16 बिट का कंप्यूटर है तो आपका 16 बिट की वर्ड लेंथ होगी और 16 लाइंस जाती रहेगी, 16 बसेज, मतलब कि आप 16 बिट एक साथ बिना रुके एक साथ 16 बिट ट्रांसफर कर सकते हो। आजकल 64 बिट के कंप्यूटर आने लग गए, तो उनके मदरबोर्ड में 64 ऐसी लाइनें जाती रहती है, बसेज जाती रहती है, मतलब आप 64 बिट्स को एक साथ सीपीयू के पास भेज सकते हो, मतलब फास्टर एक्सेस के लिए। ठीक है, तो कोई भी बोले आज से आपको कि हमारा कंप्यूटर है लेट्स से 128 बिट का हमारा कंप्यूटर है, इसका मतलब ये हुआ उनकी रैम के अंदर हर वर्ड लेंथ में 128 बिट स्टोर कर सकते हैं। और 128 बिट, अब देखो एक वर्ड लेंथ में से एक बारी में सारा डेटा चल जाएगा, क्यों, क्योंकि उतनी लाइन से दी हुई है, उतनी बसेस दी हुई है। मतलब कोई बोला 128 बिट का कंप्यूटर है, मतलब उनके एक वर्ड लेंथ में 128 बिट स्टोर हो जाती है, और वो 128 बिट एक साथ सीपीयू के पास ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर 128 बसेस लगी, बसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं अपन डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 64 बिट, 32 बिट, वही आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, they refer to memory word length, total number of bits per memory word of a computer. Word length of a small computer is 8, 16 or 32 bits, whereas that of large computer is 64 bits or more. ठीक है, मतलब जो कम कम मतलब पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे उनके अंदर 32 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट ये होते थे, और पर आजकल के कंप्यूटर 64 बिट्स, 128 बिट ये सब होते हैं। ठीक है, मोर बिट्स मीन्स ए मोर रैपिड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स। क्यों मैंने बताया, क्योंकि उसके अंदर बसेज होती है, ज्यादा सिग्नल ज्यादा बिट्स एक साथ ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, मोर बिट्स का मतलब। ठीक है, data and instruction move to and from memory as one or more words at a time. ठीक है, अब अपन इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। अब गाइस देखते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट। देखो पहले अपन देखते हैं वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप डेटा डाल रहे हो ना, वो हर कैरेक्टर के अंदर अलग अलग स्टोर होता है। इसे बोलते हैं कैरेक्टर एड्रेसेबल, मतलब हर कैरेक्टर का एक अलग एड्रेस होता है और अलग जगह स्टोर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है बॉम्बे, बॉम्बे में B0025 पे स्टोर हुआ, O0026 पे स्टोर हुआ, M0027 पे स्टोर हुआ। ऐसा हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इज स्टोर्ड एट ए डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, हर अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होता है।
इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। वेरिएबल क्यों? वेरिएबल इसलिए क्योंकि बॉम्बे के अंदर 1 2 3 4 5 6 छह कैरेक्टर्स लगे, वहीं दिल्ली के अंदर 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स लगे। मतलब जैसे जैसे ये कैरेक्टर्स की लेंथ चेंज होती जाएगी, पूरे वर्ड की लेंथ चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे इसका डेटा वेरिएबल साइज लेगा। ठीक है, वहीं अपन इसकी बात करें फिक्स्ड वर्ड लेंथ की, ये क्या करता है, इतनी बड़ी एक साथ मेमोरी दे देता है कि आपके पास बड़े से बड़ा जो शब्द होगा ना वो भी एक के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे बॉम्बे स्टोर हो गया, दिल्ली स्टोर हो गया। पर इसका घाटा ये है, इसके अंदर क्या हुआ, बॉम्बे पूरा का पूरा 0501 के अंदर स्टोर हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा दिल्ली 0502 में स्टोर हो गया। अब दोनों के प्रॉज है, दोनों के कॉन्स है, तो दोनों सुन लो। प्रॉज इसका ये है कि फैच करता है डेटा तो बहुत जल्दी फैच कर लेता है। अब सीपीयू को एक साथ ही पूरा का पूरा ये डेटा मिल गया, सीपीयू को एक साथ ही पूरा का पूरा दिल्ली मिल गया। ठीक है, तो ये फास्टर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि एक साथ डेटा मिल रहा है। वेस्ट ऑफ मेमोरी, इसका एक घाटा यह है कि इसके अंदर जस्ट दिल्ली लिखे तो इतने 3 मेमोरी गए। अब मान लो आप सिर्फ लिखना चाहते हो EYEI, तो आई लिखोगे तो सिर्फ 3 भरेंगे, बाकी सारे के सारे वेस्ट चल जाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ मेमोरी होता है। ठीक है, यूज्ड इन मोस्ट पीसी। पर आजकल क्या हो गया, अब मेमोरी का इतना देखते, मेमोरी बहुत सस्ती मिलने लग गई। तो पहले का टाइम था एक जब मेमोरी बहुत महंगी हुआ करती थी, पर आजकल वो सिचुएशन नहीं है। तो आजकल मोस्ट ऑफ द लोग फास्टर प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू, जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, आजकल लग्जरी रहना ज्यादा पसंद है। बल्कि आप पहले के टाइम पे देखोगे बस हमारा रोटी पानी का खाना पीना हो जाए, बस इतना है। तो वैसे एक रिलेट कर सकते हो आप। आजकल क्या है, लोगों को फास्ट चाहिए, ये नहीं मतलब कि सस्ता आ रहा है महंगा आ रहा है, बस फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट होने के लिए आजकल मोस्ट ऑफ द पीसीज में ये यूज हो रहा है। वहीं अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर स्लोअर है ना, क्यों, क्योंकि एक एक कैरेक्टर जा रहा है। ठीक है, पर इसका वो फायदा ये है कि इसके अंदर मेमोरी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, ना के बराबर, नहीं क्या होती ही नहीं है मेमोरी वेस्ट इसके अंदर। हर कैरेक्टर को अलग अलग एड्रेस दिया हुआ है, पर स्लोअर होता है। ठीक है, ये अब मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में यूज नहीं होता, पुराने टाइम में यूज होता था। ठीक है, आपको इसमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है, इसे बोलते हैं कैरेक्टर एड्रेसेबल। किसको? वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी को। वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी को कैरेक्टर एड्रेसेबल बोलते हैं, मतलब हर कैरेक्टर को अलग एड्रेस दिया हुआ है। वहीं फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी में, है ना, इसको बोलते हैं देन वर्ड एड्रेसेबल, मतलब हर के अंदर एक वर्ड आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं। गाइस देखो, अब मेन मेमोरी की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी केबी दिखे, केबी का मतलब कितनी बाइट्स होती है, केबी का मतलब होता है 2 की पावर 10 बाइट्स। 2 की पावर 10 अगर आप सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा। मतलब 1 केबी का मतलब 1024 बाइट्स स्टोर कर रहे हैं। MB आया तो 2 की पावर 20, GB आया तो 2 की पावर 30 बाइट्स, है ना। इसके आगे आप चलते जाओगे TB तो 2 की पावर 40 बाइट्स। ठीक है, PB 2 की पावर 50 बाइट्स, तो ऐसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ये आप याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में एक दिया हुआ है कि अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक दिया हुआ है कि अगर 4096 लोकेशंस दे रखी है और हर लोकेशन 16 बिट की है, ये क्या बता रहा हूं मैं, ये मैं बता रहा हूं जो अपने मेन मेमोरी होती है। ठीक है, इसके अंदर वर्ड लेंथ, अगर वर्ड लेंथ की टोटल काउंटिंग अगर करें तो 4096 है। ठीक है, और हर वर्ड लेंथ 16 बिट स्टोर कर रही है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो या तो सीधा सीधा लिख दो 16 बिट कॉमा 4096 वर्ड मेमोरी, वर्ड लेंथ है तो वर्ड मेमोरी। ठीक है, पर ऐसे जनरली अब नहीं लिखते, अब इसको शॉर्ट वर्जन में अपन ऐसे लिखते हैं 4K, 4K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वर्ड लेंथ कॉमा 16 बिट मेमोरी। समझ गए? 4K मतलब टोटल कितने वर्ड लेंथ है। अब 96 आप बोलोगे आगे 96 भी तो है, पर इसका अप्रोक्स ऊपर राउंड ऑफ फिगर लिखा हुआ है 4K मतलब 4000। यूट्यूब पे भी ऐसे आते हैं कि 4K व्यूज आ गए मेरे, पूरे बाद में बताता है डिस्क्रिप्शन में, पर 4K बताता है। ठीक है, 16 बिट मेमोरी, हर वर्ड लेंथ 16 बिट ले रही है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर एक और दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इसके अंदर कि आपके पास 32,010 समथिंग, क्या बोलते हैं, आपके पास वर्ड लेंथ है। ठीक है,
और हर वर्ड लेंथ 16 बिट मेमोरी ले रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो आप इसको लिखोगे 32K 16 बिट मेमोरी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपके पास 2 की पावर 16 क्या है? वर्ड लेंथ है, ठीक है, 2 की पावर 16 वर्ड लेंथ है और हर वर्ड लेंथ 8 बिट स्टोर कर रहा है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो ये सब तो क्या थे, खुले हुए थे अपने पास, डायरेक्ट नहीं बताया था। एक्चुअली में 1024 2 की पावर 10 होता है, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे तो 1024 का डबल यानी 2 की पावर 11 अगर करें तो अब वो आ जाएगा 2048, ठीक है। फिर 2048 का फिर से डबल करें तो वो आएगा 2 की पावर 12। तो ये 2 की पावर 12 ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन 2 की पावर अगर 16 तक जाएं तो अपने पास देखो क्या आएगा। 2 की पावर 10 क्या होता है? मैंने बताया 1000 कुछ कुछ, आगे का नहीं देखना अपने को। 2 की पावर 11 मतलब एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 में आ जाएगा कुछ। 2 की पावर 12, अब 2 का डबल कर देंगे 4000 और आगे कुछ आ जाएगा, अपने को परवाह नहीं है। 2 की पावर 13 क्या होगा? 8000, आगे कुछ आ जाएगा, अपने को परवाह नहीं है। 2 की पावर 14, 2 की पावर 14 होता है इसका डबल 16000, आगे कुछ आ जाएगा। अब आप बोलोगे आगे एंडिंग वैल्यू भी तो आ सकती है, मतलब 900 कुछ की भाई 17000 होने वाला हो। तो यहाँ पे चल रहा था 24 का डबल होते हुए चल रहा है 48, तो अभी तक तो मुझे विश्वास है नहीं आई होगी, ठीक है। 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 32,000 कुछ आ रही होगी। 2 की पावर 16 पूछा है अपने से, तो 2 की पावर 16 64,000 कुछ आ रही होगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? 64K, उसके अंदर खुला हुआ था, इसमें खुला हुआ नहीं है, 64K और हर ले रहा है 8 बिट, तो 8 बिट मेमोरी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। उससे पहले रैम के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो रैम के लिए क्या बता रखा है? फिजिकली दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ सम इंटीग्रेटेड चिप्स, इसमें कुछ इंटीग्रेटेड चिप्स लगी हुई रहती है। सेमीकंडक्टर का बनता है, बिल्कुल बनता है। बनने के बाद ऊपर से इसका ओवरव्यू दे रखा है कि ये इंटीग्रेटेड चिप्स से बनती है। इंटीग्रेटेड चिप्स मतलब जो कि मैं आपको शुरू में बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और एक सिलिकॉन चिप, इनसे मिलकर बनती है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल रैम चिप्स मैं बता रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, ठीक है। एडिशनल रैम चिप्स विच प्लग इनटू ए स्पेशल सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड आर नोन एज सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। इसको याद रखना, सिम्स, SIMM इसकी फुल फॉर्म है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। अब ये क्या होता है? ये आपने देखा होगा रैम फिट करने के लिए, रैम तो आप देखे होंगे जनरली, मुझे विश्वास से देखे होंगे, ऐसी आती है छोटी सी, ठीक है, ग्रीन कलर की सी, ठीक है। तो उसके नीचे एक लगा हुआ रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे, 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 उसको खोलते भी हैं, खोल के लॉक लगा के वापस इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रैम लगाने का आपके जनरली कंप्यूटर में जैसे 2 रैम लगी हुई है पर 4 इसके मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, मतलब 2 तो लगी हुई है, आप 2 और लगा सकते हो इसके अंदर, तो उसे बोलते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मतलब आप एडिशनल रैम्स लगाने के लिए उसमें जगह दी हुई रहती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। अब रैम जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। दोनों के बारे में देखते हैं। देखो डी रैम बोलते हैं इसको एस रैम बोलते हैं, ठीक है। डी रैम जो है ना, इसके अंदर एक्सटर्नल सर्किटरी की जरूरत पड़ती है, पर एस रैम के अंदर नहीं जरूरत पड़ती, ठीक है। एक डिफरेंस बता रहा हूं पहले जल्दी से, ठीक है। सेकंड ये स्लोअर होती है, फास्टर होती है। थर्ड ये चीप होती है, कॉस्टलियर होती है। फोर्थ ये कम पावर लेती है, मोर पावर लेती है। अब क्यों होता है ये सब मैं बताता हूं। देखो गाइस, जो एस रैम होती है ना, उसको एडिशनल ट्रांजिस्टर चाहिए, मतलब उसमें लगे हुए हैं एक तो इंटीग्रेटेड चिप्स में, वो तो है ही, साथ में एडिशनल ट्रांजिस्टर और चाहिए इसको, ठीक है, वर्क करने के लिए एडिशनल ट्रांजिस्टर चाहिए। तो इस कारण क्या होता है, इसमें अलग से एक सर्किटरी लगानी पड़ती है, या फिर अलग से एक चिप, या फिर कुछ अलग से एक डिवाइस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एडिशनल ट्रांजिस्टर लेता है, इस वजह से ये होता है कॉस्टली और होता है महंगा पड़ता है, ठीक है। वहीं डी रैम की बात करें ना, तो ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है अपने आप को। रिफ्रेश मतलब ये इसकी रैम है, ठीक है, एक बार रिफ्रेश किया, डेटा इधर पड़ा था,
फिर रिफ्रेश करती, डेटा सारे के सारे अलग अलग जगह चल गए, ये इधर गया, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर रिफ्रेश किया, अलग अलग जगह चल गया। ठीक है, तो ये अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है, रीजनरेट करता रहता है अपने डेटा, रीलोकेट करता रहता है अपने डेटा को। ठीक है, तो अपन ये एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इस कारण एस रैम महंगी पड़ती है, डी रैम सस्ती पड़ती है, और एस रैम के अंदर कोई स्पेशल डिवाइस के लिए यूज में आता है कि एस रैम कोई पर्टिकुलर स्पेशल डिवाइस है उसके लिए यूज में आता है, वरना जनरली अपने घरों में डी रैम, जो कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं उनमें डी रैम सी लगी हुई रहती है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक क्यों? क्योंकि ये डेटा डायनेमिकली चेंज होता रहता है अलग अलग जगह। ठीक है, तो अब अपन एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। यहाँ पे दे रखा है डी रैम यूज एन एक्सटर्नल सर्किटरी पीरियोडिकली रीजनरेट और रिफ्रेश स्टोरेज चार्ज। गाइस, तो ये क्या करता है, एक एक्सटर्नल सर्किटरी यूज करता है। मैंने एस रैम के लिए जो सर्किटरी बताई थी ना, वो मैंने बताई थी वो ट्रांजिस्टर्स के लिए, कि ट्रांजिस्टर से एक्स्ट्रा यूज करता है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल सर्किटरी डी रैम के लिए दे रखी है ना, वो स्टोर डेटा, जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए काम में आती है। स्टोर करके फिर हमें रीजनरेट या रिफ्रेश होता रहता है वो स्टोरेज, वो डेटा। ठीक है, रिफ्रेश होके वापस रीलोकेट करता रहता है अपनी लोकेशंस को। पर वहीं पे एस रैम की बात करें, स्टैटिक रैम डज नॉट नीड एनी स्पेशल रीजनरेटर सर्किट। रीजनरेटर सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती, वापस जनरेट कर रहा है रीजनरेटर सर्किट टू रिटेन द स्टोर डेटा, सिंस इट टेक मोर ट्रांजिस्टर देन अदर डिवाइसेस टू स्टोर ए बिट in a static RAM. These chips are more complicated and take up more space for a given storage capacity than dynamic RAM do. Moreover, a static RAM is faster, costlier and consumes more power than dynamic RAM. ठीक है, अब अपन एक बार ये वापस पढ़ते हैं। डी रैम जो है उसमें एक्सटर्नल सर्किटरी की जरूरत है ताकि रीजनरेट कर सके डेटा को, रिफ्रेश कर सके। एस रैम में जरूरत नहीं है, पर एस रैम में ट्रांजिस्टर्स की जरूरत है एक्स्ट्रा। ठीक है, दूसरी बात ये स्लोअर है, ये फास्टर है। ठीक है, तीसरी बात ये सस्ता है, ये महंगा है। महंगा क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फोर्थ, ये लेस पावर लेता है, ये मोर पावर लेता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है स्टैटिक रैम इज यूज मेनली फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, द मेन मेमोरी ऑफ मोस्ट कंप्यूटर यूजेस डी रैम। मोस्ट कंप्यूटर डी रैम को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो अपनी ये मेमोरी चिप्स है ना, इसका क्लासिफिकेशन देखो। मेमोरी चिप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल पे। वॉलेटाइल मतलब जिसमें डेटा बिजली रहती है तब तक रहता है, वैसे बाद में उड़ जाता है, मतलब डेटा उड़ जाता है पेट्रोल की तरह। जब पेट्रोल को खुला छोड़ दे तो उड़ जाता है ना, वैसे ही वॉलेटाइल मतलब जिसमें डेटा उड़ जाए, नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसमें डेटा नहीं उड़े। ठीक है, तो वॉलेटाइल एंड राइटेबल। ठीक है, राइटेबल मतलब आप राइट करोगे तो वो दूसरा डेटा आ जाएगा, जो राइट किया वो आ जाएगा। नॉन वॉलेटाइल एंड रीड ओनली मतलब जिसमें आप रीड कर सकते हो पर राइट नहीं कर सकते। आपसे पूछेगा कि भाई डेटा हटाना चाहते हो या फिर ऐसे नहीं हटता डेटा, इसके अंदर वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटाइल नेचर का। ठीक है, तो मेमोरी चिप्स मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते आपके भाई, आप रीड या राइट कर दिए अपन डेटा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वॉलेटाइल के हिसाब से एस रैम डी रैम जो अपन पढ़ लिया, मतलब जिसमें डेटा उड़ सकता है। नॉन वॉलेटाइल के अंदर देखते हैं, नॉन वॉलेटाइल में क्लासिफिकेशन कर रखा है मैन्युफैक्चर प्रोग्राम्ड रोम और यूजर प्रोग्राम्ड रोम। मतलब मैन्युफैक्चर प्रोग्राम्ड मतलब जहां से कंप्यूटर बन के आया है वहीं से उसके अंदर डेटा फीड कर दिया गया है, अब आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल के अंदर यूजर प्रोग्राम्ड रोम मतलब यूजर उसको प्रोग्राम कर सकता है खुद से, पर उसके अंदर भी लिमिटेशन है कि एक बार कर दिया फिर बाद में नहीं कर सकता, या फिर कुछ बार ही कर सकता है। ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम्ड रोम। अब यूजर प्रोग्राम्ड के अंदर प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम के फिर से दो क्लासिफिकेशन है, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसका है। ईप्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब अपन देखते हैं रोम के बारे में। गाइस अब देखो रोम के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे अपनों ने रैम के बारे में पढ़ा कि इसके कई नाम होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, सिंपली मेमोरी, वैसे इसके भी कई नाम होते हैं, फील्ड स्टोर, परमानेंट स्टोर, डेड स्टोर, ये तीनों आपको याद करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज लिंक्स लगे हुए रहते हैं, दो एक तार टाइप के से होते हैं, लिंक्स टाइप के से होते हैं, उनको जला देते हैं, डेटा डाल दिए उनको जला देते हैं। जलाने के बाद एक बार वो जल गए
तो उसके बाद उसमें डेटा फिक्स है कि अब चेंज नहीं होगा डेटा, ठीक है। तो बर्न फ्यूज लिंक्स लगे, बर्न कर देता है, जला देता है फ्यूज लिंक्स को, और एक बार जला दिया डेटा डाल के, उसके बाद वो परमानेंट स्टोर हो जाता है उसके अंदर डेटा, कोई चेंज नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग इन ऑफ डेटा। क्या कहते हैं? बर्निंग इन ऑफ डेटा, याद रखना ये बात, बर्निंग इन ऑफ डेटा, ठीक है। अब क्या इसके अंदर बता रखा है, रैम और किस लिए काम आती है। अब ये बता दिया कैसे स्टोर करते हैं, क्या क्या नाम होता है, अब किस लिए काम आती है। रोम, रोम किस लिए काम आती है? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें राइट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कई ऐसे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जिनको अपन अगर सर्किट्स लगाएं, सर्किट मतलब सर्किटरी आप जानते हो कि जो कि ऑपरेशन फॉलो करे सारे के सारे, तो उनकी अगर अपन सर्किटरी लगाएं तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाए, ठीक है। वो प्रोग्राम करेगी वो पूरा का पूरा, पर बहुत महंगी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो लगाने की जगह अपन डायरेक्ट उसका एक प्रोग्राम लिख के रोम के अंदर फीड करती है कि इंस्टेड वो मैकेनिकल वो काम हो या फिर वो काम डायरेक्ट सर्किटरी से हो, अपन उसकी जगह क्या किया, उसका एक प्रोग्राम ही लिख दिया, इतनी माथाफोड़ी कौन करेगा, तो डायरेक्ट प्रोग्राम ही लिख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे पहले एडिशन के लिए है ना क्या बोलते हैं, अलग से एक मैकेनिकल मशीन होती थी, ठीक है, कंप्यूटर में, पर फिर वहां में देखा एडिशन के लिए अपन प्रोग्राम बना देते हैं, ठीक है। वैसे इसके अंदर क्या हुआ, बड़ी बड़ी अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग सर्किटरी की जरूरत है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अपन उनके प्रोग्राम्स डायरेक्ट रोम के अंदर स्टोर कर देते हैं, उन प्रोग्राम्स को अपन कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम होता है सिस्टम बूट प्रोग्राम। सिस्टम बूट प्रोग्राम क्या होता है, आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, ऑन करते ही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप अभी ये समझ लो, आपके चैप्टर 16-17 में कुछ आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप ये मतलब समझ लो, जो उसकी सारी सार संभाल रखता है, जो उसको एक मतलब ब्रिज की तरह यूज में लेता है। ब्रिज की तरह मतलब एक तो अपन डायरेक्ट बेयर मशीन यूज करें, ठीक है, वो यूज करना अपने लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो अपने को एक इंटरफेस प्रोवाइड करा देता है ओएस, जिससे अपन आराम से कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेन मेमोरी के अंदर लाना, कौन सा लाना है प्रोग्राम, कौन सा नहीं लाना, वो सब काम करता है, मतलब सारा सार संभाल रखता है एक माँ की तरह कंप्यूटर का, कि कैसे लाना है, कैसे इसको फास्टर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिस्टम बूट प्रोग्राम, ये ओएस को सेकेंडरी स्टोरेज में से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम करता है। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से भी तो कोई प्राइमरी मेमोरी में लाएगा, एक बार ओएस इसके अंदर आ गया उसके बाद तो ये सारा का सारा सार संभाल रख देगा, पर स्टार्टिंग में एक इनिशियल पुश तो चाहिए। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में इंजन होता है, इंजन उस गाड़ी को पूरे को कंट्रोल कर लेगा कैसे चलेगी, पर इंजन को भी स्टार्ट करने के लिए एक किक चाहिए ना, तो वो किक ही है ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम बूट प्रोग्राम का काम करता है। ये एक बार ओएस को इसके अंदर लाके दे देगा, उसके बाद ओएस सारा का सारा देख लेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका एक ये काम नहीं होता, और एक ये काम होता है, ये सबको चेक करता है। आप देखते होंगे, आप जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो सब में से लाइट जलती है, जैसे माउस है, माउस के नीचे एकदम से लाइट जलती है ना क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है, सारे के सारे चेक होते हैं कि भाई सही से काम तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। कोई अगर एरर आ गई तो आपको डेस्कटॉप पे बता के दे देगा कि ये एरर आ रही है, ये काम नहीं कर रहा, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सिस्टम बूट प्रोग्राम कई काम करता है, तो इसके लिए एडिशनल सर्किटरी चाहिए। एडिशनल सर्किटरी न लाने की जगह इसको रोम के अंदर फीड कर दिया गया, तो इसको भी अपन स्पेशली एक माइक्रो प्रोग्राम कहेंगे। माइक्रो प्रोग्राम मतलब रोम के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम बने रखे हुए हैं जिनके लिए एडिशनल सर्किटरी चाहिए, पर अपन उसको कॉस्ट ज्यादा बढ़ाने के चक्कर न बढ़ाने के चक्कर में अपन उनको रोम के अंदर फीड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये सब लोड वगैरह करता है ना ओएस को, उसे अपन बोलते हैं इनिट प्रोग्राम, जो कि यहां से लेके इसमें लोड करता है, ठीक है। ये होता गया रैम के बारे में, ठीक है। अब ये कौन सी रोम हो गई, ये रोम कौन सी हो गई, ये रोम हो गई मैन्युफैक्चर रोम, जिसमें अपन डेटा को चेंज नहीं कर सकते। वो अपन पढ़े थे ना ओपन मैन्युफैक्चर रोम, ये वाली, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्राम रोम, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर may store the system boot program permanently in a ROM chip located on the motherboard of each PC manufactured by it, है ना। सिस्टम बूट प्रोग्राम को है ना परमानेंटली रोम के अंदर डाल देता है, मदरबोर्ड पे चिपका के, ठीक है, मैन्युफैक्चर ही कर देता है। इसके बाद अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, हो सकता है वो करप्ट हो जाए डेटा, तब अपन दूसरी रोम लगाएंगे, पर
उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मैन्युफैक्चर ही अपने को करके दे देता है जो करना है। तो गाइस अब अपन देखते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है। तो देखो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, पर प्रोम जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूजर प्रोग्राम्ड, मतलब एक तो मैन्युफैक्चर वाली थी, एक यूजर प्रोग्राम्ड, उसके अंदर जो प्रोम होती है ना, तो ये देखो मैंने बताया था ना, ये वाली यूजर प्रोग्राम में प्रोम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए अपने पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोम प्रोग्रामर। इससे अपन इसके अंदर डेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर एक बार अपनों ने प्रोम प्रोग्रामर से प्रोग्राम चेंज कर दिया, उसके बाद ये रोम का काम करेगी, मतलब एक बार ही चेंज कर सकते हो, ओनली ए सिंगल टाइम, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये रोम बन जाती है, उसके बाद ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है प्रोम इज आल्सो ए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, और एक बार इसको चेंज कर दिया उसके बाद अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये भी रोम बन जाती है। हाउएवर वंस ए यूजर प्रोग्राम्स प्रोम चिप इट बिकम्स ए रोम, ठीक है। तो ये इसके अंदर दे रखा है, रोम इज नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बिकॉज ए यूजर कैन प्रोग्राम इट, ठीक है। अब अपन देखते हैं ई प्रोम के बारे में। ई प्रोम के अपनों ने क्लासिफिकेशन देखे थे, दो होते हैं, डबल ई प्रोम और यूवी प्रोम, ठीक है, यूवी ई प्रोम, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्रोम मतलब अपने समझ लिए एक बार चेंज कर सकते हैं, पर ई प्रोम में अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं डेटा को और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वंस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए रोम और प्रोम चिप, ए यूजर कैन नॉट अल्टर यानी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या करती है, ये खुद अलग से कोई मेमोरी नहीं, यूवी प्रोम और डबल ई प्रोम अपनी मेमोरी है, ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी है। तो इसके अंदर अपन मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इसका पहला जो टाइप है वो होता है यूवी प्रोम। यूवी प्रोम में अंदर यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज अपन यूज करते हैं, जिसकी मदद से अपन डेटा को चेंज कर सकते हैं। वहीं डबल ई प्रोम जो होती है इसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी, ये ध्यान रखना ये वर्ड, फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी कौन सी है, जो आप पेन ड्राइव लाते हो यूएसबी, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी लगी हुई है। आजकल जो एसएसडी आ रही है वो फ्लैश मेमोरी से बनी हुई है। वो कहीं से बनी हुई है, डबल ई प्रोम से ही तो बनी हुई है, ठीक है। आपकी एसएसडी, ठीक है, आपकी यूएसबी भी फ्लैश मेमोरी से बनी हुई है, या हार्ड डिस्क से कई गुना अच्छी आती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम को चेंज कर सकती है और वापस अपन दूसरा डेटा डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये डबल ई प्रोम काम की, यूवी ई प्रोम तो कोई स्पेशल डिवाइस के लिए या फिर स्पेशली काम आती है कोई अलग से डिवाइस के लिए। बाकी अपने घरों में जो एसएसडी वगैरह आती है वो सब डबल ई प्रोम की आती है। डबल ई प्रोम को अपन फ्लैश मेमोरी बोल सकते हैं। इसमें अपन इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैनी न्यू आईओ एंड स्टोरेज डिवाइस लाइक यूएसबी, पेन ड्राइव एंड MP3 म्यूजिक प्लेयर यूज फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है, मैंने बताया सेकेंडरी स्टोरेज और उसके बीच में क्या दिक्कत आ रही थी सीपीयू के बीच में, कि बहुत ज्यादा टाइम मिसमैच की दिक्कत आ रही है। पर रैम भी इतनी फास्ट नहीं है, फास्ट है, बहुत फास्ट है, पर इतनी फास्ट नहीं है कि सीपीयू को कैच कर ले। तो एक कैश मेमोरी क्या होती है, ऑलमोस्ट एकदम लगभग बराबर ही सीपीयू के बराबर इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो ये और ज्यादा फास्ट करने के अंदर सहायक रहती है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर्स क्या, प्रोसेसर्स ऑफन गेट्स लिमिटेड ड्यू टू दिस मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच, प्रोसेसर की स्पीड मिसमैच को कम करता है, ठीक है। मिसमैच मतलब अलग अलग जा रही है कि वो उसको ले नहीं पा रहा, या फिर पहले कर लिया, पहले डेटा आ गया, है ना। तो ये जो टाइम मिसमैच हो रहा है इसको बहुत ज्यादा कम कर देती है। कैश मेमोरी प्रोनाउंस्ड एज कैश, इसको कैश बोलेंगे, ठीक है। पहले मैं चे मेमोरी ऐसे करके बोलता था। इस कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एक बात ध्यान रखना कंप्यूटर साइंस में, जितनी ज्यादा छोटी होती जाएगी ना मेमोरी, मतलब साइज छोटी होती जाएगी, उतनी ज्यादा फास्ट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स जो अपनों ने पढ़ा था पहले, वो क्या होते हैं, और छोटे होते हैं पर इससे ज्यादा फास्ट होते हैं। इसकी एक मेमोरी हायरार्की आई के आगे, ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो बस आपको इतना ही अभी इसमें इतना ही जानना है कि ये स्पीड मिसमैच के लिए काम आती है। मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होती है, यहाँ पे दे रखा फास्ट होती है, स्मॉल मेमोरी होती है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में
डेटा लेने का काम करती है रैम और सीपीयू के बीच में, और इसको फास्ट कर देती है इसकी स्पीड को। ठीक है, सिंस कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव कंसिडरेबली व्हेन द सिस्टम मेक्स दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन कैश दैट प्रोसेसेस नीड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब इसमें यही याद रखना है, सीधी सी बात है, कैश मेमोरी फास्ट कर देती है क्या बोलते हैं स्पीड को। ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर, और कुछ भी याद नहीं रखना। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।